दोस्तों, अपनी जो सीरीज चल रही है ब्लैक होल के बारे में, तो ब्लैक होल से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे फन फैक्ट्स हैं जो कि मैं न चाहते हुए भी तुम्हारे साथ शेयर करूंगा ही करूंगा। अब मैं उनको रेगुलर वीडियोस में तो कर नहीं सकता हूं, क्योंकि वहां पे तो अपन डिस्कस कर रहे हैं हिस्ट्री और द प्रोग्रेस की, साइंस कैसे आगे बढ़ती गई और अपने को ब्लैक होल तक पहुंचा दिया। ये जो वीडियो है इसमें मैं एक ऐसा फैक्ट डिस्कस करने वाला हूं जो कि एक बार के लिए तो मुझे भी लगा था कि यार ये सच है कि नहीं, एंड देन उसको अच्छे से जब मैंने उस पर रिसर्च किया तो आई फाउंड आउट यस, ऐसा सच है कि आइंस्टीन को भी ये यकीन नहीं था कि ब्लैक होल जैसी कोई चीज एग्जिस्ट कर सकती है। बिल्कुल दोस्तों, आइंस्टीन जिसने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी, वो भी यह मानने के लिए तैयार नहीं थे कि ब्लैक होल एक्चुअली एग्जिस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, मैं हूं तुम्हारा मेंटर फ्रेंड मनीष पुरोहित। आई वेलकम यू ऑन द चैनल ऑफ निम्बस एजुकेशन। आई एम अ फॉर्मर इसरो साइंटिस्ट एंड टुडे आई विल बी डिस्कसिंग द मिस्टेक ऑफ आइंस्टीन। सो दोस्तों, एक सिंपल एनालिटिकल चीज मैं तुम सबसे पूछूंगा, क्या लग रहा है? What you can infer? हवा चल रही है क्या? किधर चल रही होगी? इधर, राइट? तो मेरे को क्या क्लू मिला इस फोटो से कि ये जो फोटो खींची गई है तब हवा चल रही है। विंड इज ब्लोइंग, बट इज इट विजिबल इन दिस फोटो? नो। व्हाट इज विजिबल? द इफेक्ट ऑफ विंड, है ना? एंड अब इज इट कंफर्म्ड? यस। मैं क्यों बता रहा हूं दोस्तों? ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये ऑन अर्थ फिजिकल फिनोमेना है जो अपन आंखों से देखते हैं, लेकिन अपन ये चीज जब डीप स्पेस में देखते हैं इन फिनोमेनास के लिए, तो अपन खुद ही अपने से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, हाउ डू यू नो? तो देखो, चालू करें अगर अपन आज का ये एपिसोड, तो अपना जो सन है, हल्का फुल्का सा सन है, प्यारा सा अपना सन है, जब उसकी एंड ऑफ लाइफ आएगी, जब उसमें जो आखिरी फ्यूल का दाना बचा हुआ है वो भी खत्म हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा, तो अपना सन छोटी साइज का हो जाएगा, तकरीबन अर्थ के बराबर, और फिर धीरे धीरे डिम होते 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 खत्म हो जाएगा। अब अगर अपना सन जो है, मैं इससे 15-20 गुना बड़ा सन लूं, तो मैं स्टार बोल रहा हूं उसको, उसकी जब एंड ऑफ लाइफ आएगी तो उसमें इतना बड़ा एक्सप्लोजन होगा कि पूरे यूनिवर्स में फॉर फ्यू वीक्स दैट विल बी द ब्राइटेस्ट स्टार इन द यूनिवर्स। इतना एक्सप्लोजन होगा। उस एक्सप्लोजन के बाद जो बचेगा, छोटा सा, मे बी साइज ऑफ अ सिटी, इतना छोटा सा स्टार का रेमिनेंट बचेंगे, जो बचेंगे उसका स्टार ही मान लो, उसको मैं बोलूंगा न्यूट्रॉन स्टार। और जो एक्सप्लोजन हुआ उसको मैंने बोला सुपरनोवा एक्सप्लोजन। वो जो न्यूट्रॉन स्टार बचेगा उसकी डेंसिटी इतनी ज्यादा होगी कि अगर मैं आइस का क्यूब होता है ना, जो एक, उस एक आइस के क्यूब को उठाऊं, दैट मच साइज ऑफ अ न्यूट्रॉन स्टार, दैट विल बी वेइंग समवेयर अक्रॉस मे बी 1000 करोड़ केजी, कुछ 1000 करोड़ किलो का होगा वो, अगर मैं उसको अर्थ पे लाऊंगा तो। अगर मैं इसको दूसरे पर्सपेक्टिव में रखूं, तो अगर तुम एक न्यूट्रॉन स्टार पे हो और माउस, इसको तुम छोड़ते हो, जब ये माउस ग्रेविटेशनल पुल के कारण न्यूट्रॉन स्टार के उसके ऊपर गिरेगा सरफेस पे जाके, तो जो एनर्जी रिलीज होगी वो कोई भी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से ज्यादा होगी, क्योंकि ग्रेविटी बहुत ज्यादा हो गई। अब अगर स्टार और बड़ा हो जाता है, मे बी 100 टाइम्स द साइज ऑफ सन और 500 टाइम्स और 1000 टाइम्स द साइज ऑफ सन, उस केस में जो एनर्जी रिलीज होती है वो इनॉर्मस एनर्जी होती है। इनॉर्मस एनर्जी। कितनी एनर्जी रिलीज होती है कि जब से यूनिवर्स का पता चला तब से लेके आज तक, अगर मैं हर एक मिली सेकेंड पे एक हिरोशिमा नागासाकी जैसा बॉम्ब फोड़ता हूं, दैट पावरफुल बॉम्ब, तो भी तू जितनी एनर्जी मैं रिलीज कर पाऊंगा या अपन रिलीज कर पाएंगे एटम बम फोड़ फोड़ के हर मिली सेकेंड पे, फ्रॉम द हिस्ट्री, फ्रॉम द स्टार्टिंग टू द प्रेजेंट, आज के टाइम पे, तो भी वो एनर्जी कम पड़ेगी जितनी कि एक स्टार जो कि 100 से 200 गुना बड़ा है सन से, वो अपनी एंड ऑफ लाइफ में रिलीज करेगा। ग्रेविटी का पुल इतना ज्यादा होगा कि सब कुछ अंदर गिरने लग जाएगा, इतने जोर से अंदर गिरेगा। तो तुम इसको ऐसे देख सकते हो कि ये मान लो कि अगर, जैसे मैंने बताया, पूरा माउंट एवरेस्ट जो है उसको मैं एक मिट्टी के दाने में फिक्स कर दूं दबा के,
क्या होगा, जो एटम्स हैं वो फट जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स अलग हो जाएंगे, इवन इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स भी फट जाएंगे, वो और छोटे पार्टिकल्स में टूटने लग जाएंगे। और ये प्रोसेस जब तक चलता रहेगा जब तक कि ब्लैक होल न मिल जाए। ब्लैक होल की जो दूसरी खास बात है वो ये है कि ब्लैक होल से अगर कोई रोशनी को बाहर निकलना है तो उसको स्पीड ऑफ लाइट से तेज चलना पड़ेगा। अपनी अर्थ पे एस्केप वेलोसिटी है समवेयर अराउंड 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। जब ग्रेविटी का पुल बहुत बढ़ जाता है तो एस्केप वेलोसिटी बढ़ने लग जाती है। ब्लैक होल के केस में वो हो जाती है 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। यानी अगर मैं ब्लैक होल पे से कोई टॉर्च निकालूंगा, जलाऊंगा, तो वो रोशनी कभी भी उसके बाहर नहीं आएगी, बाहर के लोगों को कभी कुछ भी दिखाई नहीं देने वाला। ये सारी बातें कहीं ना कहीं पता है अपने को, ये सब अपन ऑलरेडी सुन चुके हैं। लेकिन इसमें आइंस्टीन का क्या लेना देना है? तो देखिए दोस्तों, होता क्या है, अपन ने जो कुछ भी पढ़ा, जब शुरुआत हुई थी, जो जर्नी शुरू हुई थी, जो हिस्ट्री की अपन ने बात करी थी, वहां पे जब आइंस्टीन की थ्योरी आई थी रिलेटिविटी की, देन थिंग्स स्टार्टेड टू चेंज। और आइंस्टीन की रिलेटिविटी की थ्योरी को यूज करके ही जो कैलकुलेशन हुई, उनने बताया कि यस, ब्लैक होल एग्जिस्ट करते हैं। द डेफिनेशन ऑफ ग्रेविटी जो आइंस्टीन की रिलेटिविटी थ्योरी ने दी, उसने ये प्रूव किया कि हाँ, ग्रेविटी जो है वो इतनी इमेंस हो जाएगी ब्लैक होल के आसपास कि टाइम भी रुक सकता है। टाइम डायलेशन की बात करते हैं। तो अगर मैं इस पॉइंट को देखूं, क्योंकि सारी कुछ जितनी भी इंफॉर्मेशन मेरे को मिल रही है वो कहीं ना कहीं आइंस्टीन की थ्योरी से मिल रही है, उसके स्पेस टाइम फैब्रिक के जो आइडिया है उससे मिल रही है। तो अगर मैं स्पेस टाइम फैब्रिक पे आ जाता हूं, तो आइंस्टीन की स्पेस टाइम फैब्रिक का जो नोशन है वो ये होता है, जहां पे ग्रेविटी ज्यादा है वहां पे क्लॉक धीरे हो जाती है। अब देखिए, इसको समझे तो लेट्स से कि अपन अर्थ से निकले और ब्लैक होल की साइड जा रहे हैं, लेकिन ब्लैक होल के अंदर नहीं जाते हैं, और ब्लैक होल के पेरीफेरी पे अपन जाके वापस आना चाहते हैं। क्या होगा? जैसे जैसे मैं ब्लैक होल के पास जाऊंगा, आइंस्टीन की थ्योरी कहती है स्पेस टाइम फैब्रिक के अकॉर्डिंग, टाइम इतना धीरे हो जाएगा कि ब्लैक होल के आजू बाजू, आई एम नॉट गोइंग इनसाइड द ब्लैक होल, मैं उस पॉइंट पे जा रहा हूं जिसको इवेंट होराइजन कहते हैं, जहां तक अगर मैं जाता हूं तो ब्लैक होल मुझे अंदर नहीं खींचेगा। मैं उस पॉइंट पे खड़ा रहता हूं अगर, तो वहां से वापस आने के चांसेस हैं। अगर मैं बस उस पॉइंट तक जाता हूं जिसको इवेंट होराइजन कहते हैं, वहां पे मेरा जो 1 सेकंड होगा, हो सकता है धरती पे वो 1000 साल के आसपास हो, बट मेरे को क्या लगेगा कि 1 सेकंड हुआ है, पहली बात। अब अगर मैं इवेंट होराइजन से अंदर आ गया, यानी ब्लैक होल के अंदर चला गया, मैं ब्लैक होल के अंदर का मतलब ये नहीं कि कोई मैं होल या छेद के अंदर चला गया। ब्लैक होल क्या है? मैंने बताया ना, ब्लैक होल तो एक स्टार है जो बहुत छोटा होकर एकदम चिपक गया, छोटा साइज में हो गया, मास इनॉर्मस है उसका। तो इट्स लाइक अ प्लैनेट है। मान लो कोई एक प्लैनेट बन गया है जिसको अपन ऐसा मानते हैं कि उससे रोशनी भी बाहर नहीं आ सकती, तो वो ब्लैक होल बन गया। तो अगर मैं उसके अंदर चला गया, उस इवेंट होराइजन के एरिया से अंदर चला गया, यानी अब मैं ब्लैक होल की ग्रेविटी के फील्ड के अंदर आ गया हूं, तो क्या होगा? अगर कोई मुझे बाहर से देख रहा है तो टाइम वहां रुक जाएगा, यानी मैं अनंत काल तक, इन्फिनिटी तक बाहर से देखने वाले को ऐसा लगेगा कि मैं अभी भी उस किनारे पे खड़ा हूं और अंदर नहीं गया। क्यों? क्योंकि ब्लैक होल टाइम को बहुत 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 धीरे कर देता है। तो ये जो चीज है, ये भी रिलेटिविटी की थ्योरी है, ये भी स्पेस टाइम की बात है, ये भी ग्रेविटी की डेफिनेशन है। थोड़ा सा इसको अपन अपने सोलर सिस्टम से समझें, तो जैसे ब्लैक होल के लिए कहा जाता है कि भी ब्लैक होल जो है वो हर चीज को अपने अंदर सक कर लेता है, खींच लेता है। तो देखो दोस्तों, अगर अपना सूरज जो है अगर वो ब्लैक होल बन जाए तो क्या होगा? उसकी साइज छोटी हो जाएगी, वो बहुत छोटा हो जाएगा, बन नहीं सकता सूरज, अपना सूरज ब्लैक होल नहीं बन सकता, वो व्हाइट ड्वार्फ बनेगा। लेकिन इफ इन केस सूरज ब्लैक होल बन जाएगा तो क्या होगा? वो बहुत छोटा हो जाएगा, इतना छोटा हो जाएगा कि उसकी ग्रेविटी के फील्ड से जो है बाहर नहीं निकल पाएगी लाइट। बट अर्थ के कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर अर्थ ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएगी तो मून के कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इवेंट होराइजन बताता है कि किसी भी ब्लैक होल का कितना इंपैक्ट है। कुछ ब्लैक होल ऐसे हैं जिनके इवेंट होराइजन जो वो मिलियन किलोमीटर्स तक फैले हुए हैं, यानी अगर मैं उस ब्लैक होल से मिलियन किलोमीटर दूर हूं तो भी चांसेस है कि वो मेरे को अंदर खींच लेगा। लेकिन अगर ब्लैक होल छोटा है, इतना इमेंस नहीं है, तो उसका इवेंट होराइजन छोटा होगा। इवेंट होराइजन जैसे मैंने बताया ना, वो एरिया जहां तक आप जाके वापस आ सकते हैं। ये बात भी समझ में आ गई। आइंस्टीन की ग्रेविटी की जो थ्योरी है, जो डेफिनेशन ऑफ ग्रेविटी आइंस्टीन की, वो ये बताती है कि टाइम डायलेशन होता है, और इसका बेस्ट एग्जांपल है दोस्तों जीपीएस।
जीपीएस सिस्टम जो है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जो है, वो ये प्रूव करता है कि यस, आइंस्टीन ने जो बोला स्पेस टाइम के बारे में, ग्रेविटी के बारे में, वो सब सच है। क्योंकि जो सैटेलाइट के ऊपर क्लॉक होती है उस क्लॉक में, और जो अर्थ पे क्लॉक होती है उस क्लॉक में अगर रेगुलर चेकअप न करा जाए, मैचअप या सिंक्रोनाइज न किया जाए, तो एरर आने लग जाता है। क्यों? क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी अर्थ के ऊपर ज्यादा है, और जब मैं अर्थ से दूर जा रहा हूं तो ग्रेविटी कम हो रही है। यानी जो अर्थ पे टाइम चल रहा है वो टाइम धीरे चल रहा है। यही मतलब हुआ, अर्थ पे जहां पे ग्रेविटी ज्यादा है वहां पे टाइम धीरे चल रहा है। तो इसलिए दोनों क्लॉक्स हैं उनमें सिंक्रोनाइजेशन का प्रॉब्लम हो जाता है। ये बात भी अपने को समझ में आ गई। तो फिर गड़बड़ क्या हुई? गड़बड़ ये हुई दोस्तों कि जब आइंस्टीन अपनी इक्वेशंस को सॉल्व कर रहा था, देन ही फाउंड आउट कि सिंगुलैरिटीज आ जाएंगी। सिंगुलैरिटी का मतलब ये है कोई भी चीज जो इन्फिनिटी की साइड निकल पड़े। तो अगर सिंगुलैरिटीज आ जाएंगी, इसका मतलब यह है कि देयर इज नथिंग बट देन देयर इज इनफाइनाइट डेंसिटी। अगर मैं ब्लैक होल की बात करूं, तो ब्लैक होल की सिंगुलैरिटी को अगर अपन पर्सपेक्टिव में रखें, तो अगर मैं ब्लैक होल का जो सिंगुलैरिटी का जो पॉइंट है, अगर मैं उसको जूम करता चला जाऊं, मैं उसको जूम करूं ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ टाइम्स भी अगर उसको जूम करूं, तो अभी द बेस्ट ऑफ द माइक्रोस्कोप्स जो है अपने पास अवेलेबल, वो भी उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। नाउ दैट वाज द पॉइंट जहां पर 1900s के जो अर्ली पीरियड थे उसके अंदर ये माना जाता था कि अगर आप ब्लैक होल की थ्योरी पे ज्यादा कुछ भी काम कर रहे हैं, या उसको ज्यादा बिलीव कर रहे हैं, या उसको ज्यादा आप उसको प्रपोज कर रहे हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसको कैरियर सुसाइड का नाम दे दिया गया था कि आप अपने कैरियर को यहां खत्म कर देंगे। और आइंस्टीन जो है, जिनको रिलेटिविटी की थ्योरी के लिए सब पूरे दुनिया ने जाना, he was the one of the most imaginative and the brightest mind that we had, जो फिजिक्स को फील कर पाते थे, देख पाते थे, उनने भी एक पॉइंट पे मान लिया था कि नेचर के अगेंस्ट है। अब सवाल यह आता है कि आइंस्टीन को ऐसा क्यों लगा? देखो दोस्तों, आइंस्टीन ने मैथमेटिकली जब सारी इक्वेशन को सोल्व किया, वहां पे जो एक पॉइंट अटक गया वो ये अटक गया था कि ग्रेविटी का जो फोर्स है उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, और उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है न्यूक्लियर फोर्स। सो आइंस्टीन वाज नॉट एबल टू कॉम्प्रीहेंड कि भाई कैसे ग्रेविटी का जो एक वीक फोर्स है वो इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और वो न्यूक्लियर फोर्स को भी ओवरपावर कर जाएगा। एंड दैट्स व्हाई ही बिलीव्ड कि ब्लैक होल जैसी कोई चीज नेचर में नहीं हो सकती। लेकिन दोस्तों, जो सबसे बड़ी आयरनी है वो ये है कि ब्लैक होल का जो एग्जिस्टेंस प्रूव होता है, उसको प्रूव करने में जो सबसे बड़ा रोल है, जो हर एक फिजिसिस्ट ने यूज किए इक्वेशंस को, वो आइंस्टीन की ही रिलेटिविटी की थ्योरी की इक्वेशंस हैं। वो वही फील्ड इक्वेशंस हैं जिनको यूज करके आइंस्टीन ने 1939 में पेपर पब्लिश किया था एक, कि ऐसा नहीं हो सकता, ब्लैक होल नहीं हो सकते। 1939 से पहले जब ये बात बोली गई थी कि नहीं, सिंगुलैरिटी एग्जिस्ट कर सकती हैं, वो भी आइंस्टीन की इक्वेशंस थी। 1939 के बाद आज जब पूरी दुनिया मानती है कि हाँ ब्लैक होल हैं, एग्जिस्ट करते हैं, देयर आर मिलियंस ऑफ देम, तो भी आइंस्टीन की इक्वेशंस ही उसको फॉलो करती हैं। कुल मिला के बात यह है कि यहां पे एक सबसे ब्राइट माइंड ने, फिजिक्स के ने, ये मात खा गया कि उसको अपनी इक्वेशंस पे विश्वास नहीं रहा। सो ये थी दोस्तों आइंस्टीन की एक बड़ी गलती, जहां पे इवन आइंस्टीन गॉट इट रॉन्ग। कैसा लगा दोस्तों तुमको ये वीडियो? अगर अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर इट वाज इंफॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल वीडियो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाओ इन वीडियोस को, ताकि ज्यादा से ज्यादा, खासकर यंग बच्चे जो मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मैं बहुत खुश हूं दोस्तों कि मेरे साथ 8th, 9th, 10th, 11th क्लास के बच्चे मेरे से जुड़ रहे हैं और वो अपने सवाल मुझसे पूछ रहे हैं, वो मेरे से कांटेक्ट कर रहे हैं। आई एम रियली हैप्पी दैट आई एम एबल टू स्पार्क दैट वन लिटिल विश और एक ड्रीम कि दे वांट टू वर्क इन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, एंड इट गिव्स मी इमेंस प्लेजर, और यही जो है मेरे को एक पावर देता है। सो दोस्तों, अगले वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग लेके आऊंगा, तो मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।